नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फूड ब्लॉगर दीक्षा प्रिया जी से। तो दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। दीक्षा जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी ये जो फूड ब्लॉगिंग की जर्नी है, ये तो अभी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ख्याल आपको कब आया? कैसे आपने शुरू किया? क्या कहानी है इस फूड ब्लॉगिंग के पीछे की? जैसे कि इंस्टाग्राम पे आज आप ओपन करो तो देखते हैं कि रील्स देख देख के लोगों का टाइम बीत जाता है, लेकिन जब इंस्टाग्राम चालू हुआ था तब वो ऐसा नहीं था। तो काफ़ी फूड ब्लॉगर्स थे और खाने में मेरी बचपन से ही रुचि रही है, लेकिन कभी ऐसा मन नहीं किया कि हाँ वो कर रहे हैं तो मैं भी करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक टाइम, मैं पिछले 5 साल से ऐसे काम कर रही हूँ, तो एक ही इंडस्ट्री में मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, तो वो मोनोटोनस हो जाता है हर दिन सेम काम करते करते। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मतलब मैं अपनी मर्जी का कुछ कर पा रही हूँ जॉब के साथ साथ। Okay. तब मैंने जाके ये फूड ब्लॉगिंग पेज चालू किया। 2019 में चालू किया था। पढ़ाई के साथ चालू की या पढ़ाई के नहीं, बाद? जॉब के साथ। जॉब के के साथ साथ चालू की। दीक्षा जी, आप अपने एजुकेशन के बारे में भी कुछ शेयर करना चाहेंगी कि कब हुआ, कहाँ से हुआ, मैं किस बैकग्राउंड से हुआ? 14 से 17 बैच सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ, और वहीं से ही मैंने BBA किया है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट, एंड उसके बाद निकलते के साथ ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो फूड ब्लॉगिंग का ख्याल जॉब ज्वाइन करने के कितनी सालों के बाद आया या कितनी टाइम के बाद आया? जॉब ज्वाइन करने के 2 साल बाद आया। ओके। 2 साल बाद। और बचपन से ही ऐसा कुछ था कि फूड के प्रति बहुत ज़्यादा आपका पसंद था या बहुत ज़्यादा लाइकलीनेस था? जैसे पहले बच्चे टीचर्स मतलब कार्टून्स देखते थे या फिर कुछ भी, मतलब WWE देखा। मैं तरला दलाल, मिर्च मसाला, संजीव कपूर का कुकरी शो देख के बड़ी हुई हूँ। तो मुझे बचपन से ही फैंटेसी थी कि मेरा भी बड़ा होके कुछ ना कुछ ऐसा ही मैं किसी शो में आऊँ। तो ये शुरुआत से ही रहा है फूड को लेकर रुचि मेरे अंदर। जब आपने ये फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कुछ ऑब्स्टैकल्स फेस किए होंगे, जिसमें से कुछ ऑब्स्टैकल्स आपके पर्सनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो उन चैलेंजेस के बारे में आप हमें साझा करें दीक्षा जी। शुरुआत में आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम से ही चालू किया है, कोई भी प्लेटफॉर्म में लोग आपका जो कंटेंट जिसको बोलते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले आपका नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितना है वो देखते हैं। जी बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो जब तक इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं, वो कितने फॉलोअर ज्वाइन कर रहे हैं और हट रहे हैं वो दिखते रहता है उसमें। तो वो 10,000 होना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था इंस्टाग्राम पे, जिसको मुझे लगता है कि 1.5 साल मुझे 10,000 करने में, फॉलोअर्स करने में लग गए। तो वही चीज़ें, हर दिन नया कंटेंट लेकर आना, सो दैट कि लोग जो हैं जुड़े हुए वो जुड़े रहें आज के डेट में, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी बोर हो जाता है, हर दिन कुछ नया चाहिए। तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। अभी करंट में भी कुछ ऑब्स्टैकल्स आप फेस कर रही हैं फूड ब्लॉगिंग को लेकर? करंट में एक तो मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिफ़िकल्टी है, सबसे बड़ी बात। प्लस इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म आज के डेट में जैसे कि पहले हुआ करता था, वो आज के डेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, कठिन हो गया लोगों के लिए, क्योंकि उतना जो रीच बोलते थे, आप उतने लोगों तक ऑर्गेनिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे एक फिल्टर सा लग गया है कि व्हेनेवर आप जब भी पे करोगे तब भी आप उन लोगों तक रीच आपकी बढ़ पाएगी। उनकी रिसेंटली अभी नई प्रोग्राम्स चालू हुई है जिसमें आप पैसा देकर ऐड चालू कर सकते हैं। और नहीं तो मैटर नहीं करता 10,000 हो 30,000 हो, आपकी रीच बढ़ेगी नहीं लोगों तक। यही बात है। दीक्षा जी, फूड ब्लॉगिंग है क्या, ये आप हमारी दर्शकों को बताएं। फूड ब्लॉगिंग, मेरे लिए जो फूड ब्लॉगिंग का सही मायने है वो है कि मैं जो भी खाती हूँ, जहाँ भी जाकर खाती हूँ, हर दिन जिस भी टाइम खाती हूँ वो मेरे पेज में होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम रेस्टोरेंट में खाती हूँ, मैं घर पे एक नॉर्मल रोटी सब्ज़ी दाल चावल खाती हूँ। मुझे लगता है कि वो रोटी सब्ज़ी दाल चावल से लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पेज का जो, मेरे ब्लॉग का जो जेस्ट बोलते हैं, जो कि वो है कि
हर इंसान कनेक्ट कर सके कि अरे ये तो मैं भी करता हूँ, अरे या तो मैं ये भी करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग उसी के लिए, सो दैट कि सारे लोग कनेक्ट कर सके जो भी मैं फूड कंज्यूम करती हूँ। दीक्षा जी, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? मतलब किन ऑडियंसेस को आप अपने फूड ब्लॉग्स में कवर करते हैं? मेरी टारगेट ऑडियंस है रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, होम बेकर्स एंड होम शेफ्स हैं, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। और जैसे यूटेंसिल के जो बर्तन हो या फिर अलग अलग जैसे मसाले हो, ये इस टाइप के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो लोग भी कनेक्ट करते हैं थ्रू द ब्लॉग। ओके, तो उनकी हेल्प आप किस तरीके से कर पाते हैं? जो भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, होम बेकर्स हैं या यूटेंसिल्स मेकर्स हैं, उनको आप किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर पा रही हैं? जैसे मैं कहीं भी रेस्टोरेंट से आजकल इनवाइट्स आते हैं, तो इनवाइट्स में हम लोग जाते हैं, वहाँ का रेस्टोरेंट का पूरा वो दिखने में कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, खाना कैसा दिख रहा है, मुझे वो खाना कैसा लगा, जो कि इसी को ही ओवरऑल रिव्यू बोलते हैं, तो वो मैं वहाँ पर मतलब डालती हूँ, सो दैट कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर मुझे पसंद आया तो मेरे रिकमेंडेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाए। आप जब क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, तो उन क्लाइंट्स को वो बेनिफिट मिलने से पहले क्या ऑब्स्टैकल्स फेस करती हैं आप अपने क्लाइंट्स के साइड से? क्लाइंट्स के या किन बातों का ध्यान रखती हैं? क्लाइंट्स के साइड में है कि आपको जैसे एक फूड ब्लॉगिंग में काफ़ी पॉपुलर है फ्री फूड। ओके, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आज के डेट में है। फ्री फूड जैसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी आपको तभी बुला के इनवाइट कर रहा है या आपसे प्रमोशन करवा रहा है क्योंकि उनको भी फ़ायदा दिखता है, बिल्कुल। इसीलिए। तो फ्री फूड जैसा कुछ नहीं है। कोई इंसान वहाँ जा रहा है, उसका फ़ोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, एडिट कर रहा है अपने ब्लॉग में, जिसको उसने सालों से खड़ा किया ऑडियंस से कनेक्ट करके, उसमें वो डालता है, वो आपके ब्रांड के बिहाफ में बोलता है। ठीक है, तो वो ऐसा चीज़ है कि वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। पर क्या है कि ब्रांड्स का बजट होता काफ़ी लिमिटेड और रिक्वायरमेंट्स होती काफ़ी ज़्यादा। कैसे? तो ये कि लेट्स से फॉर एक एग्जांपल दे रही हो कि 1000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, और आपको एक वीडियो भी डालना है, एक फ़ोटो भी डालना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। मैं बोली मैं नहीं कर सकती, एक तो मैं सब कुछ करके नहीं। दीजिए, अपना कॉस्ट लगा कर दीजिए। हाँ, तो वो चीज़ है कि कोई भी ब्लॉग तभी सक्सेसफुल है जबकि मेरा अपना जो पैसा है उस प्रमोशन करने में ना खर्च हो। Exactly. प्रॉफिट हो नहीं हो वो बहुत अलग बात है। जी बिल्कुल। दीक्षा जी, और कुछ भी ऑब्स्टैकल्स आपने फेस करते हो अपने क्लाइंट्स के साइड से या फिर कस्टमर्स के साइड से, या जो भी आप ऑडियंसेस आप डील करते हैं, आपसे क्लाइंट कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? क्लाइंट्स मोस्टली मेल्स आता है। आज के डेट में इंस्टाग्राम पे भी लोग डीएम्स करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू ही जो नॉर्मल मैसेज है। और मैं अपने मतलब कोशिश करती हूँ कि कोई भी मुझे जो मैसेज करे मैं उसको रीड कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि किसी का मैसेज मेरे अनरीड मैसेजेस में रहे, क्योंकि कोई ना कोई आपको मैसेज कर रहा है तो उसका कोई पर्पस है आपको मैसेज करने का। ये तो है। ये मैं रीड कर लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ तो मैं फिर रिप्लाई करती हूँ। फॉलोअर्स आपके कितने भी हों, लेकिन मैसेजेस आप हर एक का रीड करती हैं, ये तो हम जानते हैं। दीक्षा जी, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके कुछ आए या फिनेंसेस कैसे आप करते हैं अपने इस चीज़ के लिए? जो मैं एवरीडे जो रेसिपी बनाती हूँ हर दिन, जी, वो मैं अपने घर का ही राशन जो मैं खरीदती हूँ, तो मेरे घर का जो राशन रहता है उसमें एक जगह है जिसमें मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि ये मेरे ब्लॉक का राशन है, तो वो कोई हाथ नहीं लगाता मेरे घर पे। लेकिन अगर मैं किसी ब्रांड के लिए कर रही हूँ तो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि मेरा कॉस्ट कितना आएगा, राशन से लेके अगर बिजली यूज़ कर रही हूँ, मेरा एनर्जी यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से मैं एक प्राइस कोट करती हूँ किसी भी ब्रांड को। दीक्षा जी, घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद नौकरी करो, कुछ काम करो ढंग का जिससे अर्निंग आए, तो उस काम को छोड़कर आपने ये साइड में अपना पैशन जो आप परस्यू कर रही हैं, उसके लिए घर से आपको कोई रोक टोक नहीं महसूस हुई? या अगर क्या रहा, सपोर्ट रहा या रोक टोक रहा? अगर रोक टोक रहा तो आपने उसको कैसे मतलब टैकल किया या संभाला? ये क्वेश्चन मेरे काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं थी।
क्योंकि उनको मतलब कभी भी किसी होटल से रिव्यू के लिए आया तो बोलना कि होटल जा रहे हो, तो वही बहुत बड़ा एक टैबू था सोसाइटी में कि होटल क्यों जा रहे हैं। Exactly. ये सब। लेकिन धीरे धीरे करके जब न्यूज़पेपर में, मीडिया हाउसेस में जब फोटोज़ आने लगे, लोग पहचानने लगे, जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में जाने लगे और मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट और सर्विस मिली उनको, ग्रेट। तो उसके बाद जो उनका फीलिंग था कि नहीं मेरा बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो उसके बाद मुझे कभी किसी चीज़ की कठिनाई नहीं आई अपनी फैमिली की तरफ से। पहले जो पेरेंट्स बोलते थे कि रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो, इतना होटल कौन जाता है, वो अभी सब कुछ एक एप्रिशिएशन में बदल गया। एग्जैक्टली। दीक्षा जी, साल के अंत होते तक आपकी और क्या प्लान्स है, कहाँ तक और जाना है, और आप किस तरीके का सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से या ऑडियंसेस से? मैं चाहती हूँ कि साल के अंत तक मैं मैक्सिमम जो लोग हैं रांची के या रांची से बाहर के, उन तक पहुँच सकूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। और मेरा है मतलब साल क्या, मेरा अल्टीमेट जो गोल है अपने ब्लॉग को लेके कि मैं कहीं ना कहीं एक कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलूँ। तो वो मतलब आज से 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, लेकिन वही मेरा अल्टीमेट गोल है मेरे ब्लॉग को लेकर। आप अपनी कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ और शेयर करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि दर्शकों से साझा करना चाहिए? आपके कार्य क्षेत्र में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से कैरी आउट होता है, और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? ब्लॉगिंग में जब मैंने शुरुआत की थी तब काफ़ी कम लोग थे। आज के दिन में बहुत, अगर आप सर्च करेंगी कहीं पर भी तो आपको बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स दिखेंगे, और उसमें से अलग एक पहचान बनाना सबसे बड़ी, क्योंकि सब अच्छे हैं। मुझे लगता है कि सब की अपनी खूबी है, सब अच्छे हैं। उसमें से आपको लोग क्यों फॉलो करें या आपसे क्यों इंटरैक्ट करें या आपसे क्यों प्रमोट करवाए, तो आपको स्टैंड आउट होने के लिए क्रिएटिविटी हर इंसान से अलग दिखाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती अपने जॉब के वजह से, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के रेसिपीज़ बनाऊँ कि मैंने जिसकी शुरुआत की थी उसका कभी मतलब अंत नहीं हो पाए, वो कंटिन्यू रहे। वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? अगर बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप ठान लो और वो हो ही जाता है, मुझे पता है कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। जॉब है, आज जॉब है, कल नहीं है, या कल कोई और जॉब है, लेकिन ये जो पैशन है जो मैंने शुरुआत की है अपने लिए, ये कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं इसको जाने दूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कहीं भी जाए। ऑब्स्टैकल्स तो काफ़ी फेस करते होंगे अपनी जॉब लाइफ को लेकर, और अपना पैशन परस्यू करने के लिए अलग से टाइम निकालना। मैं पिछले 5 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग इंडस्ट्री है खुद में, और उसमें डिमांड भी वैसा ही रहता है। उस डिमांड को पूरा, क्योंकि आप अगर एक जगह अच्छे हो और एक जगह ख़राब हो तो उसको बैलेंस नहीं बोलते, तो आपको दोनों जगह अच्छा रहना है। तो इस वजह से कभी जॉब बहुत डिमांडिंग हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग को स्लो डाउन करना पड़ता है, लेकिन कभी भी रोकती नहीं हूँ। ये खाली दिमाग में रहता है कि रोकना नहीं है कभी भी। दीक्षा जी, फूड ब्लॉगर के रूप में आपको सम्मानित किया गया था, अगर मैं सही हूँ तो। जी। ये सम्मान क्या था, इसके बारे में आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं। ये फूड ब्लॉगर एसोसिएशन एंड बेवरेजेस का अवार्ड था जिस पे मैंने अप्लाई किया था, जो कि मेरे एक फेलो ब्लॉगर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डे था, मैंने उम्मीद नहीं रखी थी कि होगा सिलेक्शन, बट मुझे उन्होंने मैसेज किया कि आप आ सकते हैं, मुंबई में होने वाला था ये। तो मैंने बोला मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने 2 दिन बाद मुझको मैसेज किया कि आप टॉप 3 में शॉर्टलिस्टेड हो। फिर भी गारंटी नहीं थी कि तीनों में से, बट मैंने बोला कि गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, जाते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। फिर वहाँ पहुँचे और सेकंड प्राइज़ मिला था मुझे मेरे रेसिपीज़ के लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में। तो वो मतलब वहाँ पर सारे सेलिब्रिटी शेफ़ जो मैं देखते आई हूँ बचपन से टीवीज़ में, मास्टर शेफ़ इंडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, सारे लोग थे वहाँ पर। तो वो एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। कुछ नाम आप साझा करना चाहेंगी उन कुछ शेफ्स के जिनको आप बचपन से देखते आ रही हैं और आपको वहाँ लाइव देखने का मौका मिला अपने सम्मान समारोह में? मैं बचपन से, अगर एक अनडिस्प्यूटेड जो फेवरेट बोलते हैं,
वो है संजीव कपूर, जो Okay. वहाँ नहीं थे। Okay. उनको मिस करी थी, लेकिन वो क्योंकि इंडिया में आई थिंक वो है भी नहीं मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो इस वजह से मतलब संजीव कपूर इज बेस्ट फॉर मी। और थे कौन जिनको आप जिनका नाम साझा कर सकती हैं? कुणाल थे वहाँ पर, राजीव बरार थे, और मास्टर शेफ ये थे सारांश गोयला थे, ये लोग सारे मास्टर शेफ के लोग थे वहाँ पर, शिप्रा खन्ना ये थे। दीक्षा जी, आप ये बताइए कि आपका जो फूड ब्लॉगिंग है उसमें झारखंड के जो फूड रेसिपीज़ हैं या झारखंड के जो व्यंजन हैं उनको किस प्रकार की जगह मिल पा रही है? मैं झारखंड का, क्योंकि मैं वेजिटेरियन फूड ब्लॉगर हूँ, तो इसीलिए दुस्का हुआ, पिट्ठा, ये सब हुआ। मैंने काफ़ी शुरुआती दौर में ये सब डाला है। मटन में नहीं डाल पाती, जो देहाती मटन है, जो कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि क्योंकि वो मुझे बनाना नहीं आता। आप पर्सनली वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन नहीं, हैं? मैं बिल्कुल 100% वेजिटेरियन हूँ। ओके। तो इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं ट्राई कर पाती हूँ हमारे Okay. कल्चर का या किसी भी कल्चर का, लेकिन दुस्का हुआ, पिट्ठा, कचरी, ये सब जो हम लोग बचपन से खाते हैं, ये तो है कि हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है, खा ही लेते हैं। ओके। बात करें अगर फूड ब्लॉगिंग की, तो आपका पसंदीदा फूड आइटम कौन सा है, या जो आप कहना चाहें कि उसको आप ज़्यादा फोकस देती हैं? पास्ता। अगर हाँ। कोई मुझे जानता है तो वो पास्ता के लिए जानता है कि मेरे अगर रेसिपी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मुझे किस चीज़ की रेसिपी डालनी है, तो पास्ता इज़ मतलब हर वक्त मैं पास्ता डाल सकती हूँ और खा भी सकती हूँ। बात करें अगर फूड आइटम्स की जिनको आप चेकआउट करती हैं, तो उसमें ज़्यादा आपका केंद्र कुछ कुछ पे रहता है या सब पे इक्वली? जैसे कि हो गए आपके इंडियन, जैसे हो गए आपके बिहारी फूड, जैसे हो गए आपके साउथ इंडियन, जैसे हो गए आपके ईस्टर्न, जैसे हो गए आपके नॉर्थ इंडियन, जैसे हो गए आपके चाइनीज़, तो सारी पे रहता है या कुछ पर्टिकुलर है जो आपकी चॉइसेस के अनुसार ज़्यादा हैं? मेरे लिए खाना टेस्टी होना चाहिए, चाहे वो फिर नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो। अगर वो चाइनीज़ है लेकिन वो टेस्टी नहीं है, तो वो बेकार मेरे है, लिए आपके लिए कंप्लीट बेकार नो है। है। तो इसलिए खाना टेस्टी होना चाहिए, उसके बस वो खाना है, दैट इज सफिशिएंट, वो काफ़ी है। अगर आपका सर्विस अवेल करना हो रेस्टोरेंट्स को, आपके क्लाइंट्स को, किसी भी ऑडियंस को, होम बेकर को या किसी भी होटल को, तो उसे क्या प्राइस पे करना होगा या क्या किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहली बात, मेरी पेज का जो अपना CSR एक्टिविटी मैं बोलती हूँ कि मैं किसी भी होम शेफ़ या होम बेकर से कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, सबसे पहला। और अगर कोई भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे या तो मेल कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर ले और जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स हो वो हम लोग मिल के बैठ के फुलफ़िल कर सकें, क्योंकि मैंने पास्ट में भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया हुआ। आप अपना इंस्टाग्राम ID और मेल ID अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो उन्हें आसानी होगी। fatgirlkitchenchronicle@gmail.com और मेरा इंस्टा हैंडल है fatgirlkitchenchronicle। ओके। दीक्षा जी, आप जब क्लाइंट्स के साथ एसोसिएट होती हैं तो शुरुआत में आप मतलब क्या देखती हैं? एसोसिएट डायरेक्टली मतलब किसी से भी एसोसिएट हो जाती हैं या कुछ आप देखती हैं, मतलब क्वालिटी देखती हैं, और क्वालिटी को कैसे चेक करती हैं क्लाइंट्स के, या फिर सबके लिए ओपन है, कोई भी एसोसिएट हो सकता है? मेरे पास प्रपोजल्स या ऑफर्स जो आप बोलिए वो काफ़ी ब्रांड से आते हैं, पर जो ब्रांड अगर मुझे पैसे मिलने के बाद भी मैं नहीं यूज़ करूं खुद, तो मैं वो अपने कंज्यूमर को जस्ट क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं इस वजह से मैं नहीं उनसे कोलैबोरेट करती। जिसके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकूं तो वही मैं सबसे पहले एज अ कंज्यूमर सोचती हूँ कि मैं इसको खाऊंगी या मैं इसको ट्राई करूँगी या नहीं करूँगी। अगर जवाब हाँ आता है तब मैं उसको प्रमोट करती हूँ, और अगर नहीं आता तो मैं नहीं प्रमोट करती। यही एक फूड ब्लॉगर की असली क्वालिटी भी है कि जो चीज़ कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए वो मुझे कैसे सेटिस्फाई करेगा। Exactly. आपने कहा कि आप होम मेकर्स या जो होम फूड मेकर्स हैं उनसे आप चार्ज नहीं करती हैं, तो और क्या करती हैं आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए, आप उनको पुश अप करने के लिए? कि हमारी दर्शकों को आप बताएं। मैं चाहती हूँ कि जो क्वालिटी एंड जो सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है वो फूड ब्लॉग जो होम मेकर्स है
जो फूड मेकर्स एंड होम शेफ्स ही सबसे ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि वो एक एक खाना बहुत मतलब अच्छे से क्योंकि उनके पास बल्क ऑर्डर नहीं आता है, उनके पास दिन का 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर ऐसा आता है। तो वो बोलते ना कि वो जान झोंक के उसमें अपना सारा प्यार झोंक के उस खाने को बनाते हैं। बस वही है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत चैलेंजिंग भी होता है, तो उसमें डिसहार्टन नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। और जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो कोई किसी और को वो पसंद हो या नहीं हो, आप उसमें अच्छा करेंगे। प्लस किसी भी सर्विस में नहीं, ना कि सिर्फ फूड शेफ होम शेफ हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो, अगर किसी कस्टमर ने कोई आपको बोला है कि ये खाना अच्छा नहीं है, तो आपको, क्योंकि आप सर्विस डोमेन में हैं, तो आपको ये मानने की ज़रूरत है कि कस्टमर इज़ द किंग। तो आपको इस बात में कि मैं इसमें चेंजेस लाने का कोशिश करूँगा या करूँगी, वो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसा ही बनता है, ये जो आप हमारा प्रमोट कर दीजिए, बस बदले में हम पे कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा ही बनता है करके, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कस्टमर का फीडबैक जो है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए, चेंजेस को मतलब अप्लाई करना चाहिए। मतलब आप काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस है अपनी फूड ब्लॉगिंग को लेकर, कि अगर कस्टमर बोलता है कि खाना अच्छा नहीं है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अगर उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है तो आप उसको और प्रमोट करती हैं, पुशअप करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्रोच करे और उसको। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है दीक्षा जी, कस्टमर्स इससे काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं ऐसे फूड ब्लॉगिंग से। दीक्षा जी, कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा एक्टिविटी या आपके इस फूड ब्लॉगिंग के जर्नी में कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके लिए बड़ा आनंददायक रहा हो, कोई भी ऐसा काम या घटना जो आपके लिए बड़ा आनंददायक रहा हो, जिसे आप शेयर करना चाहती हैं और शेयर करते वक्त बहुत खुशी महसूस हो? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली बात बोली कि लोग न्यूज़पेपर्स में फ़ोटो आए और बुलाया, मुंबई भी बुलाया गया मुझे। लेकिन जो सबसे खुशी मुझे लगता है कि मुझे हुआ था, सबसे पहली बार जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे मनाने गई थी फूड ब्लॉगिंग चालू करने के बाद, निर्वाणा रेस्टोरेंट में गई थी मैं। और वहाँ पर जब मैं गई तो बहुत उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया। एंड उस टाइम वो जो मेरे पेरेंट्स के आंख में खुशी थी कि मतलब मेरे बच्चे को लोग जानते हैं करके, तो वो जो खुशी है, मतलब वो आज भी अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि उनके आंखों में क्या चमक थी और चेहरे पे क्या खुशी थी। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट है मेरे फूड ब्लॉगिंग जर्नी का। अगर कोई फूड ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है या इस तरह की कोई एक्टिविटी कैरी आउट करना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या राय है, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं आपको जो भी 2-3 चीज़ें बताऊंगी अपने जर्नी से और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आप कभी भी अगर फूड ब्लॉग या कोई भी ब्लॉग चालू करना चाहते हो, तो आप कोशिश करिए कि आप उसके लिए पहले से एक होमवर्क जो बोलते हैं कि 15-20 वीडियोस और कंटेंट पहले से क्रिएट करके रखें, सो दैट कि कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं कि लगातार वो आपके फीड में इंगेजमेंट बढ़ाए, फॉलोअर्स बढ़ते जाए। क्योंकि शुरू का ही टाइम है और आप ये इस चीज़ को फॉलोअर्स के लिए मत नहीं करिए। ये आपने अगर चालू किया है तो सबसे पहले आपको पसंद आना चाहिए, दूसरे को देखकर चालू करना कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि है। अगर आप खुद के लिए चालू करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप किसी और का देखा देखी चालू करोगे तो एक पॉइंट, जो सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट आके आप रुक जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। तो इसीलिए है कि पहले से आप थोड़ा सा कंटेंट बना के रखें, सो दैट कि आप उसको एक दिन में 2 दिन में आप उसको अपलोड करते रहें। साथ ही साथ इंटरैक्ट करिए दूसरे पेजेस पे, जो अगर आप फूड ब्लॉगिंग पे है तो फूड ब्लॉगिंग पेजेस पे या ट्रैवल पेजेस पे, या जिसको भी आपको लगता है कि वो आप पे इंगेज कर सकते हैं, तो ही आपकी रीच जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में तभी बढ़ पाएगी। आप ये सोचेंगे, एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं या इंटरेक्शन का एक सेशन रख सकते हैं। काफ़ी फीचर्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम का ये कहना है कि आप सिर्फ एक वीडियो डाल के आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, आपको लाइव भी आना होगा, स्टोरी भी डालना होगा, फोटो भी डालना होगा, वीडियो भी डालना होगा, मतलब सब चीज़ करना होगा। तो इसीलिए जब आप ओवरऑल सारा एंगेज हो गए तभी आपको ग्रोथ मिल पाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही अगर कोई फूड ब्लॉगर है जो बहुत सक्सेसफुल है या बहुत मास रीच है उसका, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके या कोई सेशन रख कर भी अगर वो आते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। आपका
आप ट्राई कर सकते हैं। आप पहले ये नहीं मत सोचिए कि वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा या नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। सारे इंसान ही हैं, वो बहुत लोग नहीं करते, लेकिन मेरे जैसे लोग, जैसे मैं तो कर लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है कि अगर कोई मुझसे अपनी बात पर पहुँचाना चाह रहा है तो वो मेरी खुशनसीबी है कि वो मुझे उस लायक समझ रहा है। दीक्षा जी, फूड ब्लॉगर्स तो आपके पास बहुत आते होंगे। फूड ब्लॉगर्स, जैसे हम लोग फूड ब्लॉगिंग इवेंट्स में जाते हैं सब साथ में, तो सारे मतलब अब है कि फूड ब्लॉगिंग के थ्रू मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बन गए हैं, और जो कि सेम इंडस्ट्री के हैं, होटल्स के हैं, या खुद फूड ब्लॉगिंग, फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके। तो सारे लोग ही धीरे धीरे जो पहले से जुड़े हुए हैं अभी तक, और जिन्होंने रेस नहीं छोड़ी, वो आज के डेट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दीक्षा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।